हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बीपीएससी इंटरव्यू के ऊपर ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इसमें आई विल कवर एवरीथिंग अबाउट बीपीएससी इंटरव्यू। क्या होता है, क्या हुआ उस दिन, एंड मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझसे क्या क्या सवाल पूछे गए, एंड उसके बाद मेरी टेक क्या रही, मतलब कैसे क्या लर्निंग्स रही मेरे इंटरव्यू से, एंड कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, उन स्ट्रेटजी को भी मैं कवर करूँगा। लेट्स स्टार्ट। 7 बीपीएससी में जो 120 नंबर में मुझे सिर्फ 74 मार्क्स मिले। ये मार्क्स जब मैं दूसरों के मार्क्स देखा तो पहले तो मुझे लगा कि काफ़ी मेरा इंटरव्यू खराब गया है और अच्छे नंबर नहीं हैं ये। बट बाकियों की जब मैं मार्क्स देखा तो ये ठीक-ठाक नंबर लग रहे हैं, क्योंकि हाईएस्ट काइंड ऑफ 90s के आसपास है, बट लोएस्ट 40s में भी लोगों को मिले हैं। टिपिकल ड्यूरेशन जो है बीपीएससी इंटरव्यू का वो अराउंड 10 टू 12 मिनट्स का रहता है, इसी आसपास चलता है। तो उस दिन हुआ क्या था, जैसे 2 स्लॉट में लोगों को बुलाया गया था, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में। मेरा मॉर्निंग स्लॉट था। सबसे पहले जब आप एंटर करेंगे बीपीएससी का जो है ऑफिस प्रीमाइसेस बेली रोड में। सो वहाँ पे एक वेटिंग एरिया है, वहाँ पे सारे कैंडिडेट को बैठा दिया जाता है। ठीक है। एक स्टाफ रहेगा जो कि आपका मोबाइल फ़ोन ले लेगा। ठीक है। आप अपना नंबर देके जमा कर सकते हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं कि आप मोबाइल फ़ोन लेके नहीं जा सकते, आप लेके जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जमा कर दिया जाएगा। उसके बाद एक स्टाफ मेंबर आया, जो कि जिसके हाथ में सीट्स थे विथ रोल नंबर्स डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर उसने अपना जो भी कॉल आउट किया कि हाँ ये बंदा D1 में, D6, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में है। सबने अपने अपने ग्रुप नोट कर लिए। फिर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक रूम था, वहाँ पे ले जाया गया, वहाँ पे बायोमेट्रिक हुआ। और उसके बाद अ, करना रहता है, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन से बोर्ड में आपका इंटरव्यू होना है। वहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट इंटरव्यू बोर्ड्स थे, उसका नाम रिवर्स के नाम पे थे, जैसे महानंदा, कोसी, गंगा, ईटीसी। मेरा महानंदा बोर्ड था। तो वहाँ पे रजिस्टर में नाम वगैरह नोट करने के बाद आपको एक कार्ड दे दिया जाता है, जिसमें आपका नाम नहीं रहता, बस एक कोड रहता है। तो आई सपोज कि जो इंटरव्यूअर होते हैं, उनको ये नहीं बताया जाता है कि ये कौन बंदा है। जो फॉर्म हम फिल करते हैं, शायद उनको भी एक्सेस नहीं होता है। ये बायस एंड करप्शन, आई थिंक ये सबको मिनिमाइज करने के लिए शायद इनिशिएटिव है। ठीक ही है। तो ये कार्ड लेके आप एक वेटिंग रूम टाइप का एक प्लेस था, वहाँ पे हम लोग चले जाते हैं। वहाँ पे देखिएगा तो एक अटैच्ड वॉशरूम भी रहता है, मिरर वगैरह लगा रहता है। अगर आप फ्रेशन अप होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। कॉम्ब आप ले जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बाल वाल देख लिया कि चलो भाई सब ठीक है, ठीक लग रहे हैं। उसके बाद वाटर वगैरह भी वहाँ पे रहता है, डिस्पोजेबल ग्लास वहाँ पे रखा हुआ था बाहर। आप पानी वगैरह भी पी सकते हैं। अ, बढ़िया से आपको रिलैक्स करने का माहौल रहेगा। उसके बाद एक जब इंटरव्यू का टाइम आ जाएगा, मतलब वहाँ पे महानंदा कहीं जैसे 3-4 बंदे सीक्वेंस में वहाँ पे वेट कर रहे होंगे। तो जैसे ही आपका नंबर आएगा तो एक बंदा आएगा, वो आपको बुला के ले जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू बोर्ड में। उसके बाद वहाँ पे आप अपना इंटरव्यू दीजिए। ठीक है, इंटरव्यू देने के बाद आपको
आपको वापस वहीं पे आना रहता है, उसी वेटिंग एरिया में थोड़ा वेट करके फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको भेज दिया जाता है। तो मेडिकल जो एग्जामिनेशन होता है वहाँ पे आपको 16 रुपीज़ देने थे, तो ये इसके लिए आपको कैश ले जाना है, क्योंकि यूपीआई चलता नहीं है, फ़ोन तो पहले ही सबमिट हो गया है, ठीक है? तो मेडिकल टेस्ट में होता क्या है, सबसे पहले जब आप जाएँगे, तो हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर ये सब मेजर किया जाएगा, फिर बोलेंगे कि यूरिन सैंपल दे दो, तो आप वॉशरूम बगल में ही है, आप जाके एक और ट्यूब सा देंगे, उसमें मेजर कर लो, उसके बाद एक स्ट्रिप सा देंगे, उसको डुबो के उस यूरिन सैंपल में लेके दे देना है। उसी को देख के वो बता देते हैं कि एल्बुमिन लेवल क्या है या शुगर लेवल क्या है। सो डॉक्टर लोग को ही पता होगा कि कैसे करते हैं, बट उसे स्ट्रिप से पता चल जाता है। तो ये बेसिक सा टेस्ट होने के बाद आपको मेडिकल रूम में जाना है। मेडिकल रूम में आई टेस्ट होगा, यहाँ 6/6 है कि नहीं, ईयर टेस्ट होगा, फिर थोड़ा वो जनरल हेल्थ का हिस्ट्री वगैरह पूछेंगे, कुछ अपना देखेंगे। इसके अलावा तो कुछ मेजर हुआ नहीं था, ठीक है। और अगर शायद कोई बताता है कि हाँ मेरा कोई हेल्थ हिस्ट्री कुछ था, तो शायद वो ज़्यादा टेस्ट करते, लेकिन बेसिक टेस्ट ही इसमें हुए थे। उसके बाद सब ओके ओके करके वो अपना फिल करके रख लिए, एंड उसके बाद जब एक ख़त्म हो जाता है मेडिकल टेस्ट, तो बोल दिया जाता है कि घर आप जा सकते हैं, फिर आपकी छुट्टी हो जाती है। तो सुबह 8 साढ़े 8 बजे हम लोग पहुंचे थे, और ये सब खत्म होते होते अराउंड 1 o'clock हो गया था। सो इतना टाइम लग जाता है। अब आते हैं इंटरव्यू पे कि मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ। सो लाइक मैंने बताया कि मेरा इंटरव्यू बोर्ड महानंदा बोर्ड था, जिसमें 4 मेंबर थे, 1 लेडी चेयरपर्सन थी। किसी ने बताया कि उसका मैडम का नाम दीप्ति मैडम है। वो सीधा स्ट्रेट रेक्टेंगुलर एक्चुअली टेबल था, तो स्ट्रेट अपोजिट टू मी वो बैठी थी, और 3 जेंट्स थे, एक लेफ्ट साइड में दो, लेफ्ट साइड में एक बंदा था, राइट साइड में 2 बंदा था चेयरपर्सन के। जब मैं एंटर किया इंटरव्यू रूम में, तो उन्होंने बैठने का इशारा किया, मैं बैठ गया सामने वाली चेयर पे, एंड उन्होंने चेयरपर्सन ने पूछा कि आर यू कंफर्टेबल, मैंने बोला हाँ। उसके बाद जो पहला बंदा था उसने डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया क्वेश्चनिंग कि व्हाट वाज योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। आई सेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंड ऑप्शनल देन सोशियोलॉजी। So then he asked like, what are you doing currently? So I said like, I work as an investment advisor in a private firm. So जो बंदा था उसने एक्चुअली थोड़ा बूढ़ा टाइप का बंदा था थोड़ा, तो उसने ये क्वेश्चन पूछा कि अगर इफ यू वुड हैव टू इन्वेस्ट ₹1 करोड़ इन सत्यम कंप्यूटर्स, तो क्या करोगे, ठीक है। तो मैं उसे बताया कि आई विल डू द कंप्लीट फाइनेंशियल एनालिसिस बाय गोइंग थ्रू देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद डिसाइड करूंगा कि करना है कि नहीं करना है इन्वेस्टमेंट। तो उसने तुरंत ही मतलब मैं अपना सेंटेंस पूरा नहीं किया था उससे पहले ही उसने कहा कि अच्छा ठीक है, ये बताओ कि 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैं 3 ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेसिकली जानता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर भी 5 पूरा करने के लिए मैंने बता दिया कि एनुअल रिपोर्ट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये दोनों को भी मैंने ऐड कर दिया। उन्होंने कुछ बोला नहीं, वो बोला कि ठीक है, लेकिन वो मेरे पिछले जवाब पे आ गए कि आप फाइनेंशियल एनालिसिस करोगे, लेकिन पीडब्ल्यूसी जैसी बड़ी कंपनी ने इसका ऑडिट कर रखा है, तो आप उसको क्या करोगे। तो मैं बोला कि ठीक है, उन लोगों ने ऑडिट किया है, लेकिन मैं अपना एनालिसिस करूंगा, क्योंकि इन्वेस्ट मुझे करना है, एंड इसके साथ साथ आई विल आल्सो चेक कि काउंटर पार्टी का कैरेक्टर क्या है। अ, फिर मुझे ध्यान आया कि एक्चुअली मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे नहीं है। सो आई आस्क्ड कि कैन आई आस्क अ फ्यू क्लैरिफिकेटरी क्वेश्चंस। ही सेड हाँ हाँ क्यों नहीं, पूछो। सो
उन्होंने पूछा उसके बाद मैंने पूछा कि अच्छा ठीक है, मुझे जो इन्वेस्ट करने हैं, वो कहाँ इन्वेस्ट करने हैं? इक्विटी में इन्वेस्ट करने हैं या डेट में इन्वेस्ट करने हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है? क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, एक्चुअली मुझे पहले ही पूछना चाहिए था। पहले एनालिसिस से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि क्या कहाँ इन्वेस्ट करना है, फिर ही मैं उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करूँगा। तो उन्होंने एक्चुअली इस पे बोला कि एक्सपेक्टेड रिटर्न मेरा 20% है। तो इसके बाद एक्चुअली मैं उसे बोलता कि हाँ, डेट में इतना हाई रिटर्न एक्सपेक्ट मतलब मुश्किल है, सो इक्विटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा एंड अदर्स, ये सब मेरे बैक ऑफ द माइंड चल रहा था। बट ये टॉपिक कुछ लंबा खींच रहा था। सो हाँ, और मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझसे क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है। और मुझे भी ये चीज़ भी क्लियर नहीं हो रही थी कि क्या मैं उसको आंसर कर रहा हूँ उसके एक्सपेक्टेशन के अनुसार है या नहीं। सो इसी बीच में चेयरपर्सन मतलब ये थोड़ा ड्रैग हो रहा था, तो चेयरपर्सन इंटरप्ट की, बोले कि ठीक है, इस टॉपिक को रहने देते हैं। सो आप ये बताइए कि आपने पोस्ट प्रेफ़रेंस क्या फ़िल किया है? प्योर हिंदी में। तो मैंने बोला कि फर्स्ट बीए, सेकंड डीएसपी। ये भी मेरा एक तरीके से गलत रिप्लाई था, ये आप लोगों के लिए लर्निंग है, किस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। तो चेयरपर्सन बोली कि पद का पूरा नाम बताइए, जैसे बिहार प्रशासनिक सेवा ईटीसी। उसके बाद मैं बताता, उससे पहले उन्होंने बिना टाइम दिए पूछा कि सो आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है? ये बताइए कि इंडिया में जो सोशल मूवमेंट्स हुए हैं, उनके कुछ मूवमेंट्स के नाम बताइए। अ, इंडिया में स्टार्टिंग से कब से इंडिया में सोशल मूवमेंट से स्टार्ट हुए हैं और इट इज़। सो मैंने स्टार्टिंग से ही मैंने सोचा कि मेजर जो मूवमेंट है, सोशल मूवमेंट, वो राजा राम मोहन राय के द्वारा स्टार्ट किया गया था, सती प्रथा बैन उस टाइम से। सो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया कि सती प्रथा बैन को लेकर राजा राम मोहन राय के द्वारा स्टार्ट किया गया, फिर विडो रीमैरेज को लेकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्टार्ट किया। इसी बीच में इतना ही बोला था कि उन्होंने इंटरप्ट किया। उन्होंने बोला कि अच्छा पोस्ट इंडिपेंडेंस बताइए। तो मैंने नाम बताया कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको मूवमेंट। तो उन्होंने बताया कि अच्छा ठीक है, रिसेंट में जो हुआ है किसान आंदोलन एंड अदर रिसेंट मूवमेंट जो हुए हैं, एक्चुअली ये यहाँ भी शायद मेरी मिस्टेक थी कि मैंने किसान आंदोलन इन सब का नाम नहीं लिया, जो कि एकदम ही रिसेंट न्यूज में थी। लेकिन उन्होंने बोला कि अच्छा बताइए कि किसान आंदोलन एंड अदर रिसेंट मूवमेंट जो अभी हुए हैं, आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ये सब जो आंदोलन हो रहे हैं वो देश विद्रोही गतिविधियां हैं, देश विरोधी गतिविधियां हैं। तो एक्चुअली वो पूरा हिंदी में पूछ रही थी और मैं सारा रिप्लाई इंग्लिश में ही, प्योर इंग्लिश में कर रहा था। सो मैं उतना हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हूँ और इसीलिए मैंने इंटरव्यू का लैंग्वेज भी इंग्लिश ही सेलेक्ट किया था। बट उन्होंने हिंदी में ही इंटरव्यू लेना जारी रखा। तो मैंने इंग्लिश में ही रिप्लाई किया कि किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद अन्ना हजारे मूवमेंट का भी नाम लिया जा सकता है रिसेंटली। लेकिन मैंने ये बताया कि मूवमेंट्स आर फॉर्म्स ऑफ डिसेंट एंड डिसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एज इट लीड्स टू डिस्कशंस एंड हेंस कैन नॉट बी टर्न्ड एज एंटी नेशनल एक्टिविटीज। तो चेयरपर्सन ने बोला कि ठीक है। उसके बाद उन्होंने दूसरे बंदे को की तरफ इशारा किया कि आपको कुछ पूछना है। तो दूसरे बंदे ने स्टार्ट किया कि अच्छा बताइए कि आपकी हॉबीज क्या है। मैं बोला कि क्रिकेट, चेस, क्विज। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, ये बताइए कि क्रिकेट का बैट जो है किस लकड़ी से बनता है। मैं बोला विलोवुड। तो उन्होंने बोला कि हाँ सही है, लेकिन बिहार में भी कुछ ऐसा मिलता है जिससे एक्सपर्ट का कहना है कि वो विलोवुड से भी बढ़िया बैट बना सकता है। सो वो क्या है, कौन सी लकड़ी है, मतलब किस चीज से। आई वॉज थिंकिंग कि शीशम, नीम, ये सब में से क्या ही हो सकता है। मैं उतना नहीं सोच पा रहा था कि ऐसा क्या हो सकता है। तो
मैंने बोला कि मैं मतलब कि गेस करना डिफ़िकल्ट है, सो मैं इसके बारे में सुना नहीं हूँ। उन्होंने बोला कि ट्राई टू थिंक इट्स अ प्रोसेस्ड फॉर्म वुड बी यूज्ड, मतलब वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होता है, उसका प्रोसेस्ड फॉर्म में उसको यूज किया जाएगा। अब ये सुन के थोड़ा और मैं कंफ्यूज हो गया कि प्रोसेस्ड फॉर्म में शुगर केन का मोलासेस वगैरह है क्या? लेकिन फिर भी ये मेरे बैक ऑफ माइंड चल रहा था, बट मैंने बोला कि सर मैं इस बारे में पढ़ा नहीं हूँ और मैं नहीं जानता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आंसर इज बम्बू। सो कोई बात नहीं है। तो उसके बाद तीसरा बंदा बोला कि अच्छा ठीक है, आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, तो बिहार का करंट सोशल इश्यूज बताइए। मैं बोला कि करप्शन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट की भी काफ़ी ज़रूरत है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, अगर आप डीएसपी बन गए और चाइल्ड मैरिज का केस आया तो आप किसको अरेस्ट करोगे? तो मैंने बोला कि आई विल अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड ट्राई टू कन्विंस द पेरेंट्स ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल about the ill effects of child marriage and will ask not to proceed with it। अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, छोड़ देंगे दोनों को। अगर नहीं मानते हैं तो फिर दोनों के को ही अरेस्ट करके दोनों को ही बुक करेंगे केस में। तो चेयरपर्सन बोली कि आपको क्या लगता है लड़के लड़कियां आजकल अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं विदाउट पेरेंट्स की मर्जी के? तो मैंने बोला कि सिचुएशन काफ़ी इवॉल्व हो रही है। सो जहाँ तक मुझे मैं देखता हूँ अपने आसपास, तो आजकल तो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, ठीक है? और लोग कर ही रहे हैं, ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, ठीक है? सो मैं थोड़ा पॉजिटिव नोट पे था, लेकिन इंटरव्यू के बाद मुझे लगा कि शायद मैं कुछ ज़्यादा पॉजिटिव था। कुछ टाइम पहले ही बिहार मुंगेर में इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे एक लड़के को इलेक्ट्रोक्यूट कर दिया गया था इसी लव मैरिज के चक्कर में। सो मुझे थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट बोलना चाहिए था, थोड़ा ज़्यादा बैलेंस्ड रहना चाहिए था इस रिप्लाई में। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा बताइए कि बिहार के कुछ एरियाज में आज भी चाइल्ड मैरिज एक प्रथा की तरह है, लोग कर देते हैं। ये थोड़ा मेरे लिए सरप्राइजिंग था क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि हाँ, आज के डेट में भी ऐसा कुछ होता है। सो मैं बोला कि ऐसा कोई रीज़न तो मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। तो मेरे ख़्याल से वो समझ गए कि इसको बिहार के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है। अ, लेकिन उन्होंने मतलब कुछ बोला नहीं, पूछा कि आप कहाँ-कहाँ रहे हो बिहार में? मैं बोला कि मैं पटना, मुज़फ्फरपुर, वैशाली यही 3 पता है मुझे, ठीक है, इन्हीं जगह मैं रहा हूँ और कहीं मैं रहा नहीं। तो बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं है, सो हो गया। तो उसके बाद मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया। तो थ्रू आउट द इंटरव्यू आई वाज़ कॉन्फिडेंट, ठीक है, जितना मतलब मेरा वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड जो था वहाँ पे उन्हें भी समझ आ गया कि बंदा मतलब सब्जेक्ट एक्सपर्ट मतलब जो करता है वो तो आता है, ठीक है। और जितना भी था लॉजिकल दिया, ठीक है। आई वाज़ रिप्लाइंग इन इंग्लिश, ये थोड़ा था क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश के बीच में स्विच मतलब उतना नहीं करना चाह रहा था और मैं हिंदी में उतना पूरा कॉन्फिडेंट भी नहीं था कि मैं सही से हिंदी में बोल पाऊँगा या नहीं बोल पाऊँगा। तो ये भी थोड़ा मतलब थोड़ा-सा अजीब था। मतलब एक बोल सकते हैं कि हाँ, मुझे हिंदी में इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो ये है ओवरऑल। सो आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे रिप्लाई करना है, किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। अब तो एक पॉइंट तो हो गया कि आप जब इंटरव्यू देने जाएँ तो अगर आपने इंग्लिश भी चुना है तो भी आप हिंदी में देने का आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए और कंफर्टेबल रहिए कि हाँ, हिंदी में भी अगर ढंग से बोलना रहे अगर तो आप बोलोगे। उसके बाद जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है?
उस पे आपको प्रिपरेशन करना है। जो टॉपिक्स हैं, एक है ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, उस पे आपको आना चाहिए, लोगों से पूछा गया था, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे मुझे सोशियोलॉजी से रिलेटेड पूछा गया, एक्चुअली सोशल मूवमेंट्स, बिहार के इश्यूज, ईटीसी को लेके। सो कहीं न कहीं ऑप्शनल से रिलेटेड था। करंट रोल मैं क्या कर रहा हूँ उससे रिलेटेड इन लोगों ने पूछा ही। तो मतलब ऑब्वियसली मुझे ज़्यादा एक्सपर्टीज़ था और वो अ, अब इन्वेस्टमेंट का मुझे नहीं लगता कि उनको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा कि हाँ, इक्विटी, डेट एंड ऑल दोज़ स्टफ। बट वो ट्राई कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि हर सब्जेक्ट हर रोल में तो वो माहिर नहीं हो सकते, तो ऊपर-ऊपर ही पूछेंगे। करंट अफेयर्स भी इम्पोर्टेंट है, लोगों से काफ़ी पूछा गया था पैलेस्टाइन इशू एंड अदर इशू को लेके। लेकिन मुझसे एक्चुअली नहीं पूछा गया, अलग बात है। पर्सनालिटीज़ में आप हॉबीज, आप कहाँ से हो, ईटीसी रिलेटेड आपको याद रखना चाहिए। मुझसे भी पूछा गया, ठीक है, क्रिकेट के ऊपर इन लोगों ने सवाल किए, तो थोड़ा आप तैयार कर सकते हैं अच्छे से। बीपीएससी पोस्ट्स का नाम, एक्सपेक्टेशंस एंड उसके अराउंड भी मुझे लगता है कि थोड़ा प्रिपरेशन होना चाहिए, थोड़ा क्या अच्छे से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए कि आप किस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसका नाम हिंदी में अच्छे से, और उसके साथ साथ उस पोस्ट में क्या एक्सपेक्टेड है, क्यों, ईटीसी। उसके बाद बिहार पर्सपेक्टिव तो आपको रखना ही है हर किसी क्वेश्चन में, जहाँ भी पॉसिबल हो। बिहार का पर्सपेक्टिव और बिहार का अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, ज्योग्राफी, सोशल तो रखना मतलब इम्पोर्टेंट है। सो लास्ट 1 ईयर का अगर बिहार का न्यूज़ कवर कर रहे हैं, तो वो बैक ऑफ द माइंड अगर आप एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं इम्पोर्टेंट तो, या रिकॉल कर लेते हैं, तो वो भी बढ़िया है। और मेरे हिसाब से इसीलिए मॉक इंटरव्यू करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप मॉक इंटरव्यू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो प्रोफाइल है उससे कैसे क्वेश्चंस इवॉल्व होते हैं या कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से, तो वो आपको प्रिपरेशन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। सो मैं यही बोलूँगा कि जब इंटरव्यू के लिए आप सेलेक्ट हो जाएं, तो आप मॉक इंटरव्यू एटलीस्ट 10 मॉक इंटरव्यू पक्का दीजिए, ताकि आप क्वेश्चंस मतलब अच्छे से गेस कर पाएँ, या अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ, जो कि आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हो। सो थर्ड पॉइंटर्स मेरा ये रहेगा कि प्रिपेयर अ क्वेश्चनेयर अलोंग विथ आंसर सुटेबल फॉर योर प्रोफाइल ऑन द अबव एरियाज एंड प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो मॉक इंटरव्यूज़ भी आपको इम्पोर्टेंट। सो बेसिकली ये सारे मैं ऊपर कवर कर चुका हूँ। सो ग्रेजुएशन, ऑप्शनल, करंट रोल, करंट अफेयर्स, पर्सनालिटी एंड बीपीएससी पोस्ट, इन एरियाज को लेके आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। So thanks guys. In case if you have any questions, do let me know through your comments, and don't forget to like the video and share the video. Uh, and आप बता सकते हैं कि अब इस इस आई मीन मैंने आपको पूरा अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताया। सो ऑब्वियसली इसके बेसिस पे 74 ओके मार्क्स है, और मेरे को मुझे लगता है कि उन लोगों ने ठीक ही मार्क्स, मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग से हिसाब से सही मार्क्स दिए हैं। ऐसा नहीं कि मैंने 90 टाइप इंटरव्यू दिया था, तो ये है। लेकिन अब आप लोग को है कि आप 90 वहाँ पे ये मार्क्स देखने के बाद मुझे पक्का यकीन हो गया कि हाँ, कोई भाषण से ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं था, और उन लोगों ने सही मेरिट बेस पे मार्किंग की है। सो thanks guys, and don't forget to subscribe the channel and share it with your friends, so that maximum people can get benefited out of this initiative. And also don't forget to download my mobile app from Play Store, link डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और आप एक हमारा नया वेबसाइट है vact.co.in, उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे फ्री मटेरियल्स रहेंगे एग्जाम रिलेटेड, जो कि आपको हेल्प करेंगे एग्जाम क्रैक करने में। सो थैंक्स थैंक्स।